दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के एक छोटे से द्वीप हेलगोलैंड को दिखाते हुए, जहां 513 लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे क्योंकि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मारे गए और जो बचे हुए लोग हैं वो ज़ॉम्बीज़ बन गए। इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए ये लोग हेलगोलैंड आइलैंड पर आ गए और यहाँ धीरे धीरे इन 513 लोगों ने अपनी एक सोसाइटी बना ली और खेती वगैरह करके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन खाने पीने का सामान काफ़ी कम था, इसलिए इस आइलैंड पर केवल 513 लोग ही रह सकते थे और अगर एक भी मेंबर यहाँ बढ़ गया तो इन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए जब भी इस आइलैंड पर कोई बच्चा पैदा होता था तब वोटिंग के जरिए उस इंसान को चुना जाता था जो अपनी जान दे सके, ताकि आइलैंड पर लोगों की आबादी कंट्रोल में रह सके। अब हम वहीं एक बोर्ड पर सभी सर्वाइवर के नाम के आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देखते हैं, जो इन्हें तब मिलते हैं जब ये कोई अच्छा काम करते हैं और इस तरह इनका नाम ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने गलत काम किया तो उसका नाम नीचे चला जाता है। इस आइलैंड के लोगों को मैनेज करने के लिए एक काउंसिल कमेटी भी है, जिसकी सुपीरियर बेट्रिस नाम की एक लेडी होती है। इसके बाद हमें 15 साल के आगे की कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पूरे शहर के लोग एक हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं क्योंकि आज एमिली नाम की एक लड़की अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। इस पूरे सीन को लोला नाम की एक रिपोर्टर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। अब रूल के हिसाब से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी दूसरे इंसान को अपनी जान देनी होती है। इसलिए एमिली के पिता खुद अपनी जान देने का फैसला करते हैं और एक चट्टान से कूद जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल में एमिली एक बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे बच्चे को भी इस दुनिया में ला रही होती है, क्योंकि उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। ये देखकर बेatrice एक बार फिर काउंसिल कमेटी की मीटिंग रखती है और सभी लोगों से इस बारे में बात करती है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद ये लोग वोटिंग करने का डिसाइड करते हैं, ताकि वोटिंग के जरिए पता चल सके कि किस इंसान को सेक्रीफाइस करना है। अब हम दूसरी तरफ क्रिश्चियन और हेनरिक नाम के दो दोस्तों को देखते हैं, जो बोर्ड पर अपनी रैंकिंग देख रहे थे। क्रिश्चियन की रैंक 511 नंबर पर थी। यह देखकर वह काफ़ी परेशान हो जाता है और हेनरिक से कहता है कि अगर मुझे मारने के लिए चुना गया तो मैं अपनी जान नहीं दूंगा। लेकिन हेनरिक उसे वार्न करते हुए कहता है कि पिछली बार एक आदमी ने इस तरह से बचने की कोशिश की थी, पर इन लोगों ने उसे ज़बरदस्ती पिंजरे में कैद करके समुद्र में फेंक दिया था। इसके बाद हम 512 नंबर पर मौजूद एलिसिया नाम की एक बुजुर्ग लेडी को देखते हैं, जिसकी अब काफ़ी उम्र हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग उसे बिल्कुल यूजलेस समझते थे। वहीं सबसे आखिरी पोजीशन यानी 513 रैंक पर जिस शख्स का नाम होता है वो था एटीएन, जो कि एक वर्कर है और उसे सभी लोगों ने क्रिमिनल घोषित कर दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोरेक और उसके बेटे लाइनस पर। ये दोनों एक लैब में उसी वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम जूडिथ नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो यहाँ एक अथॉरिटीज में से एक थी। कुछ देर के बाद वो मारेक के साथ शहर के सभी लोगों को दवाइयाँ देने के लिए जाती है और जब ये दोनों ईटीएन के घर पहुँचते हैं तब उन्हें देखकर ईटीएन की वाइफ लिसा जूडिथ पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि उसकी वजह से ईटीएन जैसा एक हार्ड वर्किंग इंसान लिस्ट में आखिरी रैंक पर आया है और इसलिए उसे सज़ा के तौर पर राशन भी कम मिलता है। यह सुनकर जूडिथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि ईटीएन ने दवाई चोरी की थी, इसलिए उसे क्रिमिनल माना गया है। लेकिन लिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मेरे लिए दवाई चोरी कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे दवा देने से मना कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एमिली पर, जो अपने कमरे में सो रही थी। तभी यहाँ एलिसी जाकर चुपचाप उसके बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है, पर तभी एमिली की आँख खुल जाती है और वो जल्दी से उससे अपना बच्चा छीन लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिसिया वोटिंग के चक्कर में उसके बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पर वो उसे कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इधर मारेक अपने लैब से ये दवाई छुप कर लाता है और उसे लोरे नाम की एक लेडी को दे देता है, पर उसे ये सब करते हुए जूडिथ देख लेती है। इसलिए वो जल्दी से सुपरमार्केट में मौजूद बेatrice के पास जाती है और मोरेक ने जो किया वो सब बता देती है। पर बेatrice उसे कहती है कि तुम यह बात किसी को मत बताना, इस वक्त हमें मारेक की ज़रूरत है, लेकिन एक दिन हमें उसे सज़ा ज़रूर देंगे और उसके बाद मैं उसकी जगह तुम्हें दे दूँगी। उन दोनों की ये सब बातें क्रिश्चियन और हेनरिक भी सुन रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक बच्चा गिर जाता है और उसका सारा सामान टूट जाता है। ये देखकर हेनरिक को एक आइडिया आता है और वो क्रिश्चियन से कहता है कि यही रैंक बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है, तुम जल्दी से जाकर उस बच्चे की मदद करो ताकि लोगों की नज़रों में तुम ऊपर उठ सको। हेनरिक की बात मानकर क्रिश्चियन भी ऐसा ही करता है और उस लड़के को अपना खाना दे देता है। जब बेatrice उन्हें ऐसा करते हुए देखती है तो उसे काफ़ी खुशी होती है, इसलिए वो हेनरिक और क्रिश्चियन को एक्स्ट्रा पॉइंट देने का ऐलान करती है। तभी हेनरिक की नज़र ईटीएन और लिसा पर पड़ती है, जो कि इसी स्टोर में आए हुए थे। हेनरिक ये बात अच्छी तरह से जानता था कि लिसा को राशन बहुत कम मिल रहा है, इसलिए वो उसके पास जाकर उनसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। इस पर लिसा मना कर देती है, लेकिन पीछे खड़ी बेatrice इनकी बातें सुन लेती है और वो हेनरिक पर काफ़ी गुस्सा करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में हेनरिक बेatrice का ही बेटा है।
इसके बाद हम पीटर नाम के एक पेशेंट को मारेक की लैब में देखते हैं, जिसे ज़बरदस्ती बाहर की दुनिया से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था और उस पर अलग अलग वैक्सीन्स का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेनरिक लिसा के पास जाकर उसे कुछ खाना ऑफर करता है और बदले में इंटीमेट होने के लिए कहता है, पर वो इसके लिए मना कर देती है। लेकिन हेनरिक फिर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक सायरन बज जाता है और उसे लिसा को छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें सोल्जर्स की लीडर मिया वापस लौटाने को कहती है, पर वो उसकी एक बात नहीं मानते और बैरियर काटने लगते हैं। और यह देखकर मिया एक आदमी को शूट कर देती है और फिर सभी लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन हेनरिक अपने मजे के लिए एक एक करके सभी को शूट कर देता है। अब वोटिंग का दिन आ जाता है और सभी लोग ईटियन के खिलाफ वोट करते हैं, यानी अब उसे अपनी जान देनी होगी। पर लिसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो हॉल में बैठे सभी लोगों से कहती है कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, बस वो तो मेरे लिए दवाइयाँ ला रहा था। साथ ही इस बात का भी खुलासा करती है कि उसने हेनरिक को मारने के लिए वोट किया था, क्योंकि उसने खाने के बदले लिसा के साथ इंटीमेट होने की बात कही थी। ये सुनकर हॉल में जितनी भी लेडीज मौजूद होती है वो हेनरिक के खिलाफ बोलने लगती है। इसलिए बीट्रिस को ना चाहते हुए भी हेनरिक को आइलैंड से निकालना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पीटर की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मारेक को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद अपने घर आ जाता है। यहाँ उसका बेटा लाइनस उससे मिया की टीम के साथ मेनलैंड यानी बाहर की दुनिया में जाने के लिए कहता है, पर मारेक इसके लिए मना कर देता है। लेकिन लाइनस उसकी एक नहीं सुनता और अगले ही दिन कुछ सोल्जर के साथ बायो सूट पहनकर उनकी बोट पर चला जाता है। अब उनके साथ हेनरिक भी था, जिसे ये लोग सजा के तौर पर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। और कुछ देर के बाद ये मेनलैंड पर भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सोल्जर हेनरिक से कहता है कि वो बोट से उतरकर नीचे चला जाए, पर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर हांस नाम का एक सोल्जर गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि उसकी बहन के साथ भी हेनरिक ने गलत काम किया था, और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर बीट्रिस अपनी एक सप्लाई के साथ वाटर सप्लायर के एक चीफ इंजीनियर से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि पानी का मीटर ख़राब हो चुका था। बीट्रिस जब उस इंजीनियर से बात कर रही होती है, तब उसकी एम्प्लॉय की नज़र एक रेडियो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस आइलैंड पर रेडियो रखना इलीगल था। अब चीफ मीटर को ठीक करने के लिए बीट्रिस से अपनी वाइफ को भी आइलैंड पर लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इधर सभी सोल्जर लाइनस को बोट पर रुकने की कहकर पूरे शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात अर्ल नाम के एक आदमी से होती है। यह सोल्जर उसे खाने का कुछ सामान देते हैं और इसके बदले में अर्ल इन्हें 2 बड़े बड़े बॉक्सेज और कुछ दवाइयाँ देता है। वहीं दूसरी तरफ लाइनस को, जो कि इन सभी सोल्जर्स का बोट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी ये जब नहीं जाते तो बोट से उतरकर आसपास घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मोजिक नाम के एक आदमी से होती है। वो लाइनस को एक दवाई की बोतल देकर कहता है कि मेरे पास एक सिप है जिसमें ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं, तुम अगर इन्हें पीना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर लाइनस मोजिक के साथ उसके सिप पर चला जाता है, जहाँ मोजिक उसे काफ़ी सारी दवाइयाँ दिखाता है, पर वो लाइनस के सामने एक शर्त रखता है और उससे कहता है कि इनके बदले तुम मुझे और मेरे दोस्तों को अपने आइलैंड पर ले जाना होगा। जिसके बाद बोट काफ़ी सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये देखकर लाइनस बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन यहाँ से भाग जाता है। इधर ये सभी सोल्जर बोट की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर एक सोल्जर पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर बाकी सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं और किसी तरह बोट तक पहुँच जाते हैं। पर यहाँ लाइनस मौजूद नहीं होता है। इससे पहले कि उसे ढूंढ पाते, काफ़ी सारे सिटीजन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग लाइनस को लिए बिना ही फ़ौरन यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बोट की आवाज़ सुनकर लाइनस जल्दी से शिप से बाहर निकल जाता है और भागते हुए बोट पर कूद जाता है। पर उसके पीछे पीछे मोजिक भी आ जाता है, जो बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं। कि तभी उनकी नज़र एक लाइनस के सूट पर जाती है कि जो अब फट चुका था। उसके फटे हुए सूट को देखकर सोल्जर्स को लगता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो गया हो, इसलिए उसे वो एक इंजेक्शन देकर यहाँ से बेहोश कर देते हैं और आइलैंड पर वापस लाने के बाद उसे लैब में क्वारंटीन कर देते हैं। लेकिन बाद में मारेक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है, तब लाइनस उसे मोजिक द्वारा दी गई दवाई दिखाता है और उसे जो भी कुछ शिप पर हुआ था वो सब बता देता है। ये सुनकर मारेक जल्दी से उस दवाई को टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है। इसलिए वो बेट्रिस के पास जाकर उसे दोबारा अपने सोल्जर्स को उस शिप पर भेजने के लिए कहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई को यहाँ लाया जा सके। पर बेट्रिस इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि पिछली ट्रिप में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। इधर हम मेनलैंड में अर्ल के गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ उन्हें पानी में मोजिक की लाश मिलती है।
और उसके साथ में उन्हें एक दवाई की बोतल भी मिलती है, जिसे देखने के बाद अर्ल अपने गार्ड्स को ऐसी दवाई ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरिक को देखते हैं, जो शहर में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे रास्ते में वेल्मा नाम की एक लेडी दिखाई देती है, जो लोगों को कुछ न कुछ देकर उनकी मदद किया करती थी। हेनरिक उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और वेल्मा उसे खुश होकर अपना असिस्टेंट के तौर पर रख लेती है। इसके बाद वेल्मा हेनरिक को एक थिएटर में लेकर जाती है, जो कि असल में उसका घर था। इसके बाद वो हेनरिक के सामने बार बार अर्ल का नाम लेने लगती है, जिस पर वो उसे अर्ल के बारे में पूछता है, लेकिन वेल्मा उसे कुछ नहीं बताती है। जैसे ही रात होती है, हेनरिक मौका मिलते ही वेल्मा को मार देता है और उसका सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बेatrice लिसा से मिलने के लिए जाती है और उसे एक जॉब का ऑफर देते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे इस शहर की सारी जानकारी ला कर दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ। ये सुनकर लिसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इस जॉब के लिए मान जाती है, पर असल में सिर्फ बेatrice का एक प्लान था। इधर लैब में लाइनस की जगह अब जूडिथ को काम पर लगा दिया गया था और अब वो अर्ल के द्वारा दिए गए उन 2 बड़े बॉक्सेस को खोलकर देखती है, तो उसमें से एक आदमी और एक लेडी को कैद करके रखा गया होता है, जिन पर अब मारेक वैक्सीन और एक्सपेरिमेंट करने वाला होता था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यहाँ लैब में एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं, यानी वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। वहीं जब लाइनस अपनी बॉडी को देखता है तो उसे भी सेम वैसे ही निशान नजर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। इसके बाद हम काउंसिल की एक मीटिंग को देखते हैं, जहाँ बेatrice उस पेशेंट की मौत का जिम्मेदार मिया को ठहराते हुए कहती है कि उसने अपनी टीम को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया था, इसी वजह से वो सोल्जर इन्फेक्टेड हो गया है। इसलिए बेatrice उसके 100 पॉइंट्स कम कर देती है और उसे सजा के तौर पर जेल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी इसी हॉल में मौजूद लोला की बेटी फियोना अचानक खांसने लगती है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। इसलिए सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं, पर असल में फियोना प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके बच्चे को इलीगल माना जाएगा। इसी डर की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के पास जाती है, पर टॉम उससे वादा करते हुए कहता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा। जिसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक्सपेरिमेंट की वजह से अब उन दोनों पेशेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और इन्हें देखकर मारेक जूडिथ से कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वैक्सीन बनानी ही होगी। इधर आइलैंड पर अर्ल अब मोजिक के लोगों से मिलता है और उन्हें उसकी बॉडी दिखाकर कहता है कि इसे आइलैंड के लोगों ने मारा है। अगर तुम लोग मुझे दवाई के बारे में बता दोगे तो मैं तुम सबकी जिंदा रहने के लिए मदद करूँगा। ये सुनकर स्पार्क नाम का एक आदमी आगे आता है और अर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मुझे आइलैंड पर लेकर जाना होगा। कुछ देर तक सोचने के बाद अर्ल इसके लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ मारेक जेल में मिया से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जेल की सज़ा को कम करा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम मेनलैंड पर जाकर उस शिप से वैक्सीन लेकर आओ। लेकिन मिया इस काम को करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हम हेनरिक को देखते हैं, जिसे मेनलैंड पर कैनबिल की एक गैंग पकड़ लेती है, पर हेनरिक अपनी जान बचाने के लिए झूठे बोलते हुए कहता है कि वो अर्ल के लिए काम करता है। ये सुनकर कैनबिल गैंग उसे अर्ल से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, पर अर्ल तो उसे जानता भी नहीं था, इसलिए वो हेनरिक को मारने वाला ही होता है कि तभी वो जोर से चीख कर कहता है कि मैं बेatrice का बेटा हूँ और गलती से यहाँ पे आ गया हूँ। इसके बाद वो अर्ल को वेल्मा की मौत के बारे में बताता है कि वो वायरस की वजह से मारी जा चुकी है, लेकिन अर्ल पहले से ही सारी सच्चाई जानता था। इसलिए वो हेनरिक से कहता है कि तुम आइलैंड से निकाला गया था और वेल्मा की मौत की वजह से वायरस से नहीं बल्कि तुम हो, तुमने उसकी जान ली है। यह सुनकर हेनरिक के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए आइलैंड के सभी सीक्रेट्स और डोर्स के बारे में अर्ल को बता देता है, जिससे खुश होकर वो हेनरिक को मारने का इरादा कैंसिल कर देता है। वहीं अब हम काउंसिल की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ वाटर सप्लायर के इंजीनियर की वाइफ काइसो का इंटरव्यू लिया जाता है, क्योंकि उसे दवाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। लेकिन तभी कमेटी मेंबर्स को पता चलता है कि एक दूसरी कैंडिडेट ने भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, जिसका नाम डेनियला है। डेनियला असल में एक सर्जन है, इसलिए कमेटी मेंबर काइसो की जगह डेनियला को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसे इस आइलैंड पर बुलाया जाता है। पर उसकी शिप में दूसरी गैंग के 2 लोग छुपकर आ जाते हैं। इधर अपनी वाइफ को सिलेक्ट ना होता देख इंजीनियर को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो मेनलैंड पर जाने का फैसला करता है। लेकिन बेatrice उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि वो पूरे आइलैंड पर इकलौता इंजीनियर था जो वाटर सिस्टम को ठीक कर सकता था। दूसरी तरफ अब ईटीएन को बेatrice की मदद से विंड मिल में नई जॉब मिल जाती है, जहां काम करने के दौरान उसे एक शराब की बोतल मिलती है, जिसे वो अपने बॉस को दे देता है,
जिसके बाद बॉस उस बोतल की सारी शराब पी लेता है और नशे की हालत में ही काम करने के लिए चला जाता है। इतने में ही यहाँ इंजीनियर के हाथ में भी हथौड़ा लेकर आता है और में विंड मिल की सभी मशीनों को तोड़ने लगता है। ये देखकर बॉस जल्दी से उसे रोकने के लिए सीढ़ी से ऊपर आने की कोशिश करता है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर टूट जाता है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया जाता है और फिर मारेक उसकी सर्जरी करता है। पर सर्जरी के दौरान उसकी नज़र डेनियला पर पड़ती है। वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है, इसलिए वो इसकी वजह से पूछता है। तब डेनियला उसे बताती है कि वो कोई सर्जन नहीं है, बस उसने ये सब किताबों में पढ़ा था। साथ ही वो मारेक से ये भी कहती है कि उसे पता है कि लाइनस इन्फेक्टेड है और इसलिए वो उसकी मदद भी करना चाहती है। पर मारेक उसकी सच्चाई किसी को न बताए। इससे पहले कि मारेक कुछ कह पाता, यहाँ जूडिथ आ जाती है और उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। इसलिए वो मारेक से कहती है कि मैं अब लाइनस के बारे में सबको बता दूंगी कि वो इन्फेक्टेड है। लेकिन तभी डेनियला पीछे से उस पर अटैक करके उसे मार देती है, जिसके बाद मारेक और डेनियला मिलकर उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है फियोना पर, जिसकी मिस कैरेज हो गया था। और जब मारेक उसे देखने के लिए जाता है तब फियोना की माँ उससे कहती है कि प्लीज़ तुम इसके बारे में बेट्रिस को कुछ मत बताना, और इसके लिए मारेक भी मान जाता है। इधर बेट्रिस जब लैब में जाती है तो उसे दीवार पर एक टूटा हुआ दांत रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये दांत किसी और का नहीं बल्कि जूडिथ का है। इसलिए वो फ़ौरन मारेक के पास जाती है और उसे जूडिथ के बारे में बात करते हुए कहती है कि वो कहीं गायब हो गई है और मुझे लगता है कि उसे गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। इस पर मारेक उसे बड़ी ही चालाकी से जवाब देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। ये सुनकर बेट्रिस शांत हो जाती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि वह जूडिथ की मौत का इल्ज़ाम इंजीनियर पर डाल देगी और लिसा की मदद से कुछ झूठे सबूत लोगों को दिखाकर ये साबित कर देती है कि जूडिथ की मौत का जिम्मेदार इंजीनियर है। इसके बाद हम ईटीएन को देखते हैं, जिसे अब विंड मिल का नया इंचार्ज बना दिया गया था। ये बात जब बॉस को पता चलती है तो वो गुस्से में ईटीएन के घर जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे जानबूझकर शराब की बोतल दी ताकि मेरे साथ वो एक्सीडेंट हो जाए और तुम मेरी जगह ले सको। इस पर ईटीएन नाम जवाब देता है। अब अगले दिन इंजीनियर के पैरों को बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और ये देखकर मारेक को काफ़ी बुरा लगता है। इसलिए वो लाइनस के पास जाकर उसे सब कुछ सच बताने का फैसला करता है। और इसके बाद हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक दिन मारेक की मुलाकात सुपरमार्केट में काम कर रही बिएट्रिस से होती है। लेकिन वो उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं करता है और अपने लैब में आ जाता है, जहां वो नर्स लोर के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने का काम करता है। इधर बिएट्रिस कुछ लोगों के साथ मिलकर सुपरमार्केट को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर यहाँ की फार्मेसी को भी अपने अंडर में ले लेती है कर लेती है। वहीं उसकी रिपोर्टर लोला उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लोगों के सामने ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि बिएट्रिस इस आइलैंड का लीडर बनने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि मारेक इस फार्मेसी में काम करता है और उसके रास्ते में आ सकता है। इसलिए बिएट्रिस उसे एक ऑफ़र देती है और कि वो चाहे तो अपनी मर्जी से दवाई बना सकता है, पर वो उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मारेक तो उसकी बात मान जाता है, लेकिन आइलैंड पर जो मेयर था वो उसे अरेस्ट करने के लिए अपने अफसर भेज देता है, पर बिएट्रिस बड़ी ही चालाकी से उसे ही फंसा देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मारेक की वाइफ पर, जो कि मेनलैंड पर रहकर वैक्सीन बना रही होती है। तभी कुछ गुंडे यहाँ पर आकर उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिएट्रिस लोर को आइलैंड की आबादी के कंट्रोल रखने के लिए 513 लोगों को ही यहाँ रखने के लिए कहती है। पहले तो लोर इसके लिए मना करती है, क्योंकि उन्हें आधे से ज़्यादा आबादी को मारना होगा, लेकिन जब बिएट्रिस उसे धमकाती है तो वो इसके लिए राजी हो जाती है और फिर एक एक करके सभी लोगों को वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है और इस तरह कई लोग मारे जाते हैं, जबकि कुछ की रिपोर्ट चेंज कर उन्हें पॉजिटिव दिखाकर आइलैंड से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखकर मारेक जल्द से जल्द वैक्सीन बनाने का फैसला करता है ताकि लोगों को बिएट्रिस की सच्चाई बता सके। इस बात को 15 साल बीत गए थे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ लाइनस की मौत हो चुकी थी और अब मारेक अपने पूरे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर देता है। लेकिन डेनियला आकर उस टैप पर गोली चला देती है, क्योंकि वो अर्ल की गैंग मेंबर है। इधर अर्ल अब अपनी आगे की प्लानिंग शुरू करता है और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सीरीज़?